प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हमने इससे पूर्व वीडियो में हम व्यापार चक्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक पढ़ा था व्यापार चक्र किसे कहते हैं, व्यापार चक्र की क्या परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी है। उसके अलावा व्यापार चक्र के अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे व्यापार चक्र के कारण, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे व्यापार चक्रों का जन्म होता है, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है। यानी मोटे रूप से व्यापार चक्र के कारण को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है बाह्य कारण और दूसरा है आंतरिक कारण, जो दोनों प्रकार के कारण एक देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। प्रथम बाह्य कारण जो अर्थव्यवस्था को बाहर से प्रभावित करता है, जिसमें हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं, जैसे युद्ध हो जाता है कि हमारे देश का किसी देश से, या दूसरे विश्व में युद्ध हो जाता है, क्रांतियाँ, चुनाव, स्वर्ण की खोज, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या के विभिन्न देशों के बीच में अंतर्गमन या आवागमन, नए भू क्षेत्रों व आर्थिक साधनों की खोज, वैज्ञानिक आविष्कार तथा टेक्नोलॉजिकल प्रगति, खोज आदि, ये सब बाहरी कारण है जो व्यापार चक्र को जन्म देते हैं। इनके कारण एक देश की अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति आती है। दूसरे प्रकार के जो व्यापार चक्र के कारण हैं, जिसे हम आंतरिक कारण कहते हैं, जिसमें हम शामिल करते हैं स्वयं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न कारणों से व्यापार चक्रों को उत्पन्न करते हैं। जैसे हम देखते हैं मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, मानी यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो तेजी की स्थिति होगी, यदि मुद्रा की पूर्ति घट जाती है तो मंदी की स्थिति होगी। समग्र मांग के परिवर्तन, समग्र पूर्ति में परिवर्तन, गुणक व त्वरक की अंत्यक्रिया, ये भी एक देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ये सर्वविदित है कि वर्तमान युग में विकसित और विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को अनेक आंतरिक और बाहरी कारक प्रभावित करते हैं। मानी चाहे विश्व का कोई देश, चाहे विकासशील हो, चाहे विकसित हो, चाहे अविकसित हो, उस देश की अर्थव्यवस्था को व्यापार चक्र के जो आंतरिक और जो बाहरी कारण है वो किसी न किसी प्रकार से उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यदि विश्व में किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उस युद्ध का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि भूतकाल में वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध, इसमें अमेरिका अर्थव्यवस्था को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया। मानी जो वियतनाम युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध हुआ था, अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था, तो उससे क्या हुआ था कि तेल की जो कीमतें थी, क्रूड तेलों के भावों में 1973 व 1979 में भारी वृद्धि होने से जो तेल के आयातक देश थे उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ा गई, काफ़ी प्रभावित होगी, और जिससे जो मुद्रास्फीति बढ़ी उसको लागत जनित मुद्रास्फीति का नाम दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अभी जो उदाहरण लिया कि वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध तो हमारे देश से बाहर हुआ था, लेकिन उस युद्धों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि हम जो क्रूड तेल आयात करते हैं वो खाड़ी देशों से आयात करते हैं, और युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद जो खाड़ी देश थे उन्होंने क्रूड तेलों, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, और भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 75% जो क्रूड तेल है उसका आयात करता है, जिससे हमारे तेल की लागत बढ़ गई और हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ गई। और कई बार हम देखते हैं कि देश में जब चुनाव होते हैं, सरकारें कई प्रकार के लुभाइन चुनावी वायदे करते हैं, और इन चुनावी वायदों का एक देश की अर्थव्यवस्था पर तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, जब सरकार जीत कर आती है तो चुनाव के दौरान जो वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए सरकार भारी भरकम सरकारी व्यय करती है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, और कई बार सरकार अनाप शनाप सार्वजनिक ऋण भी ले लेती है, जिससे भी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसके अलावा जनसंख्या की वृद्धि व इसके विभिन्न देशों के बीच आवास प्रवास से भी मांग पर असर पड़ता है।
वैज्ञानिक अनुसंधान व खोज से भी उत्पन्न बढ़ने की नई संभावना उत्पन्न होती है। व्यापार चक्र को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारणों में हम मुख्यतः हमने पीछे भी पढ़ा है समग्र मांग में परिवर्तन। मानी कीन्स ने ये बताया कि यदि समग्र मांग में परिवर्तन होती है, प्रभावी मांग में परिवर्तन होता है, तो भी व्यापार चक्रों को जन्म देता है। इसी प्रकार गुणांक व त्वरक के मिश्रित प्रभाव, जिसे हम सुपर गुणक के प्रभाव कहते हैं, इसके बारे में सैमुअल्सन और एक्स ने अपने अध्ययन में बताया कि गुणक और त्वरक के द्वारा भी व्यापार चक्र जन्म लेते हैं। तो कीन्स, सैमुअल्सन और हिक्स के विचारों को व्यापार चक्र के विश्लेषण में काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र के सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस दिशा में आगे भी प्रगति निरंतर की जा रही है। तो व्यापार चक्र के जो सिद्धांत दिए उनमें मुख्य रूप से कीन्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत, इसमें हिक्स और सैमुअल्सन का व्यापार चक्र का सिद्धांत, इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हम देखते हैं कि कीन्स ने जो व्यापार चक्र का जन्म का कारण बताया था समग्र मांग में परिवर्तन का कारण। समग्र मांग में परिवर्तन के द्वारा व्यापार चक्र को कैसे जन्म देता है। एक चित्र दे रखा है आपके, चित्र 2, इसमें आप देखिए चित्र में हमने क्षैतिज अक्ष पर ले रखा है वास्तविक राष्ट्रीय आय और लंबवत अक्ष पर हमने ले रखा है कीमत स्तर। चित्र में देखिए आपको एक AD0 ये आपके अल्पकालीन आपके शकल मांग वक्र को दिखा रहा है। AD1 परिवर्तित अल्पकालीन मांग वक्र को दिखा रहा है। SRAS ये अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र को दिखा रहा है और LRAS ये दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्र को दिखा रहा है। चित्र में देखिए कि प्रारंभ में AD0 जो प्रारंभिक समग्र मांग वक्र अल्पकालीन पूर्ति वक्र SRAS को P बिंदु पर काटता है। मानी प्रारंभिक हमारा साम्य बिंदु कौन सा है? P बिंदु। P बिंदु पर आप देखिए अल्पकालीन जो पूर्ति वक्र है और जो अल्पकालीन मांग वक्र है दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर PY कीमत स्तर पर OY वास्तविक राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है। अब यदि मांग वक्र नीचे की ओर खिसकता है, मानी समग्र मांग में यदि कमी होती है तो हमारा मांग वक्र AD0 से खिसक कर AD1 हो जाता है। अब देखिए नया साम्य बिंदु हमारा P से बदलकर क्या हो जाता है? P1। P बिंदु पर नया हमारा कीमत स्तर होगा P1Y और राष्ट्रीय आय होगी OY1। तो कहने का तात्पर्य है यदि समग्र मांग में कमी होती है तो वास्तविक राष्ट्रीय आय भी घट जाती है, जो आपके OYF से नीचे है, पूर्ण रोजगार के बिंदु से नीचे है। इस प्रकार समग्र मांग के घटने पर कीमत स्तर और राष्ट्रीय आय दोनों के स्तर में कटौती होती है। मानी यदि देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग की कमी होगी, समग्र मांग का स्तर घटेगा, तो दो तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक तो कीमत स्तर भी घट जाएगा और दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति भी घट जाएगी। अब यदि हम इसको दूसरे रूप में लें, यदि प्रारंभिक साम्य बिंदु हम P1 माने, सपोज कीजिए अब हमारी समग्र मांग वक्र AD1 से बदलकर AD0 हो जाता है, अर्थात हमारी समग्र मांग में वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या परिवर्तन देखने को मिलता है कि हमारा साम्य बिंदु P1 से P बिंदु पर चला जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि पूर्व की तुलना में कीमत स्तर भी P1Y से बदलकर PY हो जाता है और राष्ट्रीय आय OY से बढ़कर OY हो जाती है। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम ये देखें तो ये कह सकते हैं कि यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी और वास्तविक राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, और इसके विपरीत यदि समग्र मांग में कमी होगी तो कीमत स्तर में भी कमी होगी और वास्तविक राष्ट्रीय आय में भी कमी होगी। तो समग्र मांग के धक्के कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे उपभोग फलन के बढ़ने से या घटने से, सरकारी व्यय के बढ़ने या घटने से, स्वचालित निवेश के घटने या बढ़ने से। मानी समग्र मांग में जो परिवर्तन आता है
वो कई कारणों से आता है। वो उपभोग से, निवेश से, सरकारी व्यय से, आयात और निर्यात से, इन सब चीज़ों से परिवर्तन आता है। मानी जिसको हम लिख सकते हैं y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मानी जो हमने अभी पूर्व में पढ़ा कि समग्र मांग की कमी और वृद्धि से कीमत स्तर और वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देख रहे हैं कि समग्र मांग में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो समग्र मांग में परिवर्तन उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और आयात निर्यात के द्वारा होता है। कीन्स के मॉडल के अध्ययन में हम ये देख चुके हैं कि समग्र मांग में निवेश का प्रभाव विशेष रूप से दर्शाया जाता है। रोजगार व आय के बढ़ने के लिए कीन्स ने निवेश को बढ़ाने पर बल दिया था। निवेश पर भावी लाभ की प्रत्याशाओं और ब्याज की दर के परिवर्तनों का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कीन्स यहाँ पर अपने सिद्धांत में ये बताते हैं कि यदि हमको समग्र मांग को बढ़ाना है तो हमको निवेश बढ़ाना होगा। और निवेश किन किन पर निर्भर करता है। निवेश निर्भर करता है लाभ की भावी दरें और ब्याज की दरों पर। नई वस्तुओं के उत्पादन के कारण भी निवेश के नए अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए व्यापार चक्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण समग्र मांग के परिवर्तन को माना जा सकता है। लेकिन स्वयं समग्र मांग भी कई घटकों जैसे उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात आदि से प्रभावित होती रहती है। अतः इन सबको अलग अलग प्रभावित करने वाले तत्व परोक्ष रूप से व्यापार चक्रों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। स्मरण रहे कि विभिन्न चल राशियों का संबंध समय अंतराल के साथ दर्शाया जाता है। जैसे वर्तमान उपभोग पिछली अवधि की आय पर निर्भर करता है। वर्तमान ब्याज की दर के परिवर्तन भावी निवेश पर निर्भर करता है। समय के अंतराल की वजह से समग्र मांग को प्रभावित करने वाले तत्व से अनिश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे हम रैंडम प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्व कहते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सैमुअल्सन का गुणक त्वरक अंतःक्रिया मॉडल। कई बार इस पर 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है, 10 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है। 20 नंबर का प्रश्न आता है कि सैमुअल्सन के गुणक त्वरक अंतःक्रिया मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न आपके जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप एक बार पहले से ही रीडिंग करके इसको रखना, जिससे इसकी बेसिक आपको जानकारी मिले। और पुनः जब आप वीडियो को देखेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपको इसको समझने में आपको सुविधा मिलेगी।